एक छोटे से फार्म में एक प्यारी सी बत्तख की फैमिली रहती थी। बत्तखों की माँ अपने अंडों पर बैठकर अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो पूरे 7 अंडे थे। एक सुनहरी सुबह अंडों से बच्चे बाहर आने लगे। थोड़ी ही देर में उन अंडों में से 6 बच्चे बाहर आ गए। बत्तख के बच्चे इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए क्वैक क्वैक करते हुए अपनी माँ के आसपास घूम रहे थे। पर उन अंडों में से जो सबसे बड़ा अंडा था, उसमें से बच्चा बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा था। और इसी वजह से बत्तखों की माँ बहुत परेशान हो गई। बत्तखों की माँ ने थोड़ी देर और इंतजार करने का सोचा और फिर वो आखिरी 7वां अंडा फूटा। वो बच्चा बहुत ही अजीब नजरों से इधर उधर देख रहा था। वो बच्चा इस बात से बहुत हैरान था कि उसकी माँ और उसके भाई बहन भी उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल भी अपने भाई बहन की तरह नहीं दिख रहा था। वो थोड़ा मोटा था और उसके काले और सफेद पंख थे। बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने भाई बहनों की तरह खूबसूरत क्यों नहीं निकले। बदसूरत, बदसूरत, बदसूरत। थोड़े ही दिनों बाद सारे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, पर ये बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले सबसे बड़ा लग रहा था और उसके पंखों के रंग भी अजीब लग रहे थे। तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए और इतने अलग कैसे हो गए? वक्त गुजरता गया और वो बदसूरत बच्चा और भी अजीब और काला दिखने लगा। उसके कोई भाई बहन उसके साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बहुत बदसूरत हो। खेत के बाकी सभी जानवर भी उस बच्चे का मजाक उड़ाते थे। बदसूरत हो तुम, बदसूरत हो तुम, बदसूरत हो तुम, ना 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 ना, बदसूरत हो तुम। उसकी माँ उसे बचाने की काफी कोशिश करती थी। मेरे बेचारे बच्चे, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? जैसे दिन गुजरते गए, वो बेचारा बच्चा उदास हो गया और उसे बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो अकेले रोता रहता और सोचता कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? मैं अपने भाई बहन जैसा क्यों नहीं दिख सकता? एक दिन कुछ शिकारी उस तालाब के किनारे आ पहुँचे जहाँ वो लोग रहते थे। शिकारी उन बत्तखों का शिकार करने लगे। बत्तखों की माँ अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही थी और अचानक वो उन शिकारियों के चुंगल में फंस गई। उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। वो माँ के वापस आने का इंतजार कर रहा था। बेचारे को पता ही नहीं था कि वो क्या करे। सबसे पहले वो कुत्ते के पास गया। कुत्ते ने उसे चले जाने को कहा। चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे बदसूरत डकलिन से बात करते हुए मुझे कोई देखे। कुछ देर बाद वो मुर्गी के पास गया, पर उस मुर्गी ने भी उसका मजाक उड़ाया। मैं भी तुमसे अच्छी दिखती हूँ। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास हो गया था। किसी को भी मैं यहाँ पसंद नहीं आता। अगर मेरी माँ नहीं आती है तो मुझे इस जगह पे रहने का कोई फायदा नहीं होगा। उसी सुबह वो बच्चा खेत छोड़कर चला गया। वो तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे जा पहुंचा। वो सभी जानवरों से वही सवाल कर रहा था। क्या तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है? क्या तुमने किसी और डक को देखा है? तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है क्या? उसे सबसे एक ही जवाब मिला। उन्होंने इतना बदसूरत बत्तख कभी नहीं देखा था। बेचारे बत्तख ने
अपनी मंजिल तय की और दूसरे तालाब में जा पहुंचा। वहाँ भी उसने वही सवाल सबसे पूछा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर आसपास बहुत शिकारी हैं। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, जाओ। बदसूरत बत्तख वहाँ से निकल गया। जल्द ही वो एक और तालाब में जा पहुंचा। इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो अकेला ही था। अगर मैं किसी को पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ चुपके रहता हूँ सारी जिंदगी, यही ठीक है। महीने गुजरते गए, लेकिन अकेले होने के बावजूद वो बहुत खुश था। एक दिन उसने देखा कि सफेद लंबी गर्दन वाले परिंदे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो बत्तख का बच्चा उनको हैरानी के साथ देख रहा था। कितने खूबसूरत हैं ये, काश मैं इनकी तरह दिखता। सर्दी का मौसम आ गया और बर्फ गिरने लगी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को पहली बार बर्फ गिरने को देखकर बहुत खुशी हुई। खेलते हुए वो पूरा बर्फ से ढक गया। काफी बर्फ गिरने की वजह से उसे खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो चलता ही जा रहा था खाने की तलाश में। वो सर्दी से कांप रहा था और वो थका हुआ भी था। एक किसान उसकी तरफ पहुंचा। किसान को उस पर तरस आया और उसने उसे अपना जैकेट दिया। बेचारे डक, तुम कितने ठंडे पड़ गए हो। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाकर तुम्हारी देखभाल करूंगा तुम्हारे बड़े होने तक। किसान ने जैसा उसे कहा उसने वैसा ही किया। जब वो बत्तख का बच्चा बड़ा हो गया तो उसे उड़ना आ गया था। बदसूरत बत्तख को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिले, इसलिए किसान ने उसे तालाब में छोड़ने का सोचा। फिर एक बार अकेले कुछ ही देर बाद बत्तख ने अपनी परछाई को पानी में देखा और वो हैरान हो गया। जब उसने देखा, पहले तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा कि उसके पीछे कोई और खड़ा है, इसलिए उसने अपने पंखों को खोला और उसने देखा कि उसकी परछाई भी वही कर रही थी। उसने अपनी गर्दन को भी हिलाना शुरू किया और वही उसने पानी में भी होते देखा। तब उसे ये यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ओह, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मैं आसमान में उड़ते हुए परिंदों की तरह लग रहा हूँ। अब मैं घर जाता हूँ और सबको दिखाता हूँ। जब वो तालाब में तैरते हुए जा रहा था, रास्ते में उसे हंसों की फैमिली दिखी। क्योंकि वो अब उन लोगों में से ही एक था, उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। वो बदसूरत बत्तख का बच्चा अब उन हंसों के साथ खुशी खुशी जा रहा था। एक लड़का जो नदी के किनारे था, इन हंसों को देखकर चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगा। उस छोटे वाले को देखो जो सबसे आखिर में तैर रहा है। ये सबसे खूबसूरत हंस होगा, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल, वो पहले से ही एक हंस था। गलती से वो अंडा बाकी बत्तखों के अंडों के साथ मिल गया था। पर अब वो अपनी असली फैमिली के साथ था और उसकी आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज जंगल में टिडलेक नाम का एक छोटा सा मेंढक रहता था। टिडलेक को धूप में खेलना बहुत पसंद था। वो झील के पास अपने कुछ दोस्तों से मिला और उनके साथ कवल के फूलों पर छलांगे लगाए। 8 9 10 मैं जीत गया। मैं जीत गया। 10 तक पहुंच गया। मैं जीत गया। जीत गया। जबरदस्त, तुमने ये दोबारा कर दिखाया। क्रैक।
मेंढक और उसके दोस्तों को छलांगों वाले खेल ने बहुत थका दिया। इसकी वजह से उनको बहुत प्यास लगने लगी। चलो, प्यास लगी है, पानी पीते हैं। फिर 3 मेंढक दोस्त एक बड़े से पत्ते पे मिलते हैं और पानी पीना शुरू कर देते हैं। टिडलिक पानी बहुत तेजी से पी रहा था। फिर दूसरे मेंढकों ने उसको समझाया, टिडलिक, पानी जरा कम पियो वरना तुम्हारा पेट निकल जाएगा। लेकिन मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे अभी और पानी पीना है। मेरे ख्याल से हमें इसे रोकना चाहिए। कुछ देर बाद टिडलिक, जिसका पेट पानी से फूल चुका था, अचानक रुक गया क्योंकि झील में एक कतरा भी पानी पीने के लिए नहीं बचा था। हाँ? अभी तो यहाँ पर बहुत सारा पानी मौजूद था। कहाँ चला गया सारा पानी? क्योंकि तुमने सारा पानी पी लिया टिडलिक। रॉक। क्या? अच्छा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने पानी पिया ही नहीं। तुम अभी भी मजीद पानी कैसे पी सकते हो मेरे दोस्त? क्रॉक, इस जंगल में मुझे और पानी कहाँ मिल सकता है? ऐसे मत देखो, जल्दी बताओ मुझे, बताओ। उन बड़े दरख्तों के पीछे एक बड़ी सी नाली है। चुप हो जाओ, तुम इसे क्यों बता रही हो? वरना टिडलिक वो पानी पीकर भी खत्म कर देगा। क्रॉक। टिडलिक अपने फूले हुए पेट के साथ अपने दोस्तों से दूर कूदकर चला जाता है और उसके दोस्त टिडलिक को हैरत से देख रहे थे। फिर वो बड़े दरियाई घोड़े को इत्तला देने जाते हैं और उस वक्त दरियाई घोड़ा दरख्त के नीचे आराम फरमा रहा था और उसकी असिस्टेंट लोमड़ी उसके आगे पहरेदारी पर थी। क्रॉक, हेलो लोमड़ी भाई, हम लोग फौरन हिप्पो भाई से बात करना चाहते हैं, जरा काम है। ये बहुत गहरी नींद में सो रहा है दोस्तों। बेहतर है आप उसे जगा दीजिए, ये बहुत अहम है। ये तुम कैसे कह सकते हो? इसकी नींद से ज्यादा क्या चीज अहम हो सकती है मेरे दोस्त? भाई मदद कीजिए क्रॉक, वरना हमारे पास पानी पीने के लिए एक बूंद भी नहीं होगा। जल्दी करें भाई। क्रॉक। लोमड़ी ने जब मेंढकों की परेशानी देखी तो उसने दरियाई घोड़े को जगा दिया। दरियाई घोड़े ने अपनी आंखें खोली और 2 मेंढक दोस्तों के ऊपर झुक गया। मेंढकों ने उसको सारा मामला बताया और फिर दरियाई घोड़े के सर पर छलांग लगाकर बैठ गए और टिडलिक की तलाश में निकल पड़े। अगर हमारा पानी खत्म हो गया तो जंगल के बाकी जानवर कैसे गुजारा करेंगे? उसे किसी तरह रोकना होगा। उसी लम्हे फुले पेट वाला मेंढक नाले के पास पहुंच जाता है। पानी मिल गया मुझे, बहुत खूब। एक खरगोश जिसने टिडलिक मेंढक को पानी पीते हुए देख लिया था, वो भी किनारे की तरफ पानी पीने आ रहा था, लेकिन मेंढक ने उसको खबरदार किया। रुक जाओ खरगोश, ये सारा पानी मेरा है, तुम कहीं और जाकर पानी पियो, चलो जाओ। मैं और कहाँ जाऊँ? यहाँ तो दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है और अब झील भी सूख चुकी है। मेंढक खरगोश की बात सुने बगैर सारा का सारा पानी पी गया। और अब उसका पेट पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। मुझे यहाँ और पानी कहाँ मिल सकता है? खरगोश की आंखें हैरत से फट गईं। तुमने तालाब से सारा पानी खत्म कर दिया है इससे पहले कि मैं एक घूंट भी पी पाती, और अभी भी तुम्हें और पानी चाहिए? हाँ, मैंने झील का पानी पी लिया और यहाँ का भी सारा पानी पी लिया, मुझे और पानी चाहिए। टिडलिक अपने फूले हुए पेट के साथ जंगल में और पानी की तलाश करने लगा। उसको जहाँ भी पानी नजर आता था वो उसको पी जाता था और सब खत्म कर देता था।
जब जंगल के जानवरों ने सूखी झील देखी और सूखा नाला देखा तो वो बहुत हैरान हुए। ना ही उल्लू को पानी मिल रहा था और ना ही हिरन को। आखिरकार दरियाई घोड़े और मेंढकों ने उदास खरगोश को नाले के पास देखा। खरगोश, ये बताओ कि क्या तुमने पानी के लालची मेंढक को कहीं देखा है? हाँ, वो उस तरफ गया है। जो पानी बारिश से जमा हुआ था उसने वो भी पी लिया। दरियाई घोड़ा अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़कर टिडलिक की तलाश करने लगता है और जंगल के दूसरे जानवर भी उसका पीछा करने लगते हैं। मेंढक टिडलिक पानी का आखिरी कतरा खत्म ही करने वाला होता है कि दरियाई घोड़ा और जंगल के सारे जानवर उसके सामने आ पहुंचते हैं। टिडलिक, रुक जाओ। तुमने जंगल का सारा पानी पी लिया है और हमारे लिए एक कतरा भी नहीं छोड़ा। तुम्हें झील और नाले का पानी वापस करना होगा। तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टिडलिक। मेरे जैसा दरियाई घोड़ा और ये परिंदे जो तुम देख रहे हो, इन सबको भी पानी की बहुत जरूरत है। हम सब अब क्या करेंगे? यहाँ तक के पौधों, दरख्तों और कीड़ों को भी पानी चाहिए। प्लीज अपना मुंह खोलो और वो सारा पानी लौटा दो जो तुमने अपने पेट में भरा हुआ है। टिडलिक, जिसका पेट पानी से भरा हुआ था, उससे जंगल के जानवरों ने मिन्नतें भी की, लेकिन वो पिए हुए पानी को वापस करने पे राजी नहीं था। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम उसे हंसाएं तो वो सारा पानी निकाल देगा, सारा का सारा पानी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी टिडलिक को हंसना बहुत पसंद है। खरगोश टोपी ढूंढता है और मेंढक को हंसाना शुरू कर देता है। अगरचे टिडलिक को खरगोश मजाया लगता है, लेकिन वो खुद को हंसने से रोक लेता है। इस दफा पांडा स्टेज पर आता है। पांडा इतना मजाया डांस करने लगता है कि जंगल का हर एक जानवर उसको देखकर हंसने लगता है। लेकिन टिडलिक पांडा की डांस पे भी नहीं हंसता। फिर एक छोटी गुलहरी जल्दी से एक तस्वीर बनाना शुरू करती है और जंगल के जानवर बहुत शौक से इंतजार करने लगते हैं। जब गुलहरी अपनी बनाई हुई तस्वीर सबको दिखाती है तो हर कोई हंसने लगता है, लेकिन टिडलिक नहीं। आखिर में दरियाई घोड़ा गुस्से से स्टेज पर आता है, लेकिन उनको हंसाने के लिए नहीं। अब मैं बहुत गुस्से में हूँ टिडलिक। बड़ा दरियाई घोड़ा घबराकर मेंढक की तरह अपने बड़े वजूद के साथ उछलने और कूदने लगता है। सारे जानवर हंस रहे थे क्योंकि दरियाई घोड़ा जो भी कर रहा था बहुत मजाया लग रहा था। आखिरकार टिडलिक मेंढक खुद को रोक नहीं सका और बाकी सब की तरह दरियाई घोड़े पर हंसना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मुंह खोला, सारा पानी जो उसने पी रखा था हर जगह फैल गया और फिर झील अपनी पुरानी हालत में लौट आती है और नाला फिर से बहने लगता है। यहाँ तक के छोटे जौहर भी अपनी जगह में भरने लगते हैं। जैसे ही टिडलिक हंसता है, उसका पेट सिकुड़ जाता है और वो अपनी प्यारी मेंढक वाली हालत में वापस आ जाता है। बहुत खूब टिडलिक, तुमने इस जंगल में रहने वाले जानवरों को प्यास से बचा लिया है। तुम्हारा पेट बड़ा नहीं रहा, अब तुम पत्तों पर बहुत ही आसानी से कूद सकते हो। ओह, मेरा बहुत बड़ा पेट था। अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अगली दफा जब तुम्हें प्यास लगे तो दूसरों का भी ख्याल रखना। तुम्हारी तरह बाकी सब जानवरों को भी पानी की बहुत जरूरत है। मसलन जैसे अभी मुझे जाकर नहाने की जरूरत है। तुम लोग ठीक कह रहे हो मेरे दोस्तों।
जंगल के जानवर पानी दोबारा मिलने पर बहुत खुश थे, क्योंकि पानी जंगल का अहम तरीन हिस्सा है। एक दफा का जिक्र है, दूर एक गांव में एक मेहनती लॉन्ड्रीमैन रहा करता था। उस मेहनती आदमी का एक छोटा सा घर था और उसी घर के पीछे एक छोटा सा गोदाम भी था, जहां उसका प्यारा गधा और घोड़ा रहता था। कल कितना थका देने वाला दिन था मेरे दोस्त। अरे मेरे दोस्त, अगर कोई थक गया है तो वो सिर्फ मैं हूँ ही हूँ। तुम जानते हो कि मैं सारा बोझ उठाता हूँ। सही कहा, लेकिन लॉन्ड्री मैन तो मुझ पे ही सवार होता है। चलो भाई, उम्मीद है आप लोगों ने आराम कर लिया होगा। अब काम पर जाने का वक्त है। हर सुबह लॉन्ड्रीमैन वो तमाम कपड़े गधे के ऊपर लाद दिया करता था जो उसने धोने के लिए लोगों से लिए हुए थे, और फिर वो अपने घोड़े पे सवार होकर दूर दराज के गांव में जाया करता था ताकि लोगों के साफ कपड़े उनके घर तक पहुंचाए जा सके। दिन भर उसने लोगों के साफ कपड़े उनके घर तक पहुंचाए और साथ ही मजीद और कपड़े धुलने के लिए ले लिए। अक्सर गधा थक जाया करता था क्योंकि सारे कपड़े उसी के ऊपर लादे जाते थे। जब वो गोदाम में वापस आता तो वो थोड़ा बहुत खाता और फिर फौरन ही सो जाता। क्या कर रहे हो डोंकी? तुम तो अभी से ही सोने लगे। मैं तो अभी भी बहुत भाग सकता हूँ। यकीनन तुम भाग सकते हो, क्योंकि सारा बोझ तो सिर्फ मैं उठाता हूँ, तुम नहीं। लॉन्ड्री मैन अगली सुबह जल्दी उठा और वो तमाम गंदे कपड़े धोए जो उसने लोगों से लिए थे। मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। अब मैं गांव जाऊंगा और मजीद गंदे कपड़े जमा करूंगा। लॉन्ड्री मैन अपने घोड़े और गधे को गोदाम से निकालकर सड़क पर ले गया। मैं धोबी आपके कपड़े लेने आया हूँ। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। ये रहे गंदे कपड़े, जितना जल्दी हो सके धोकर ले आओ। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा, मैं आपके कपड़े जल्द ही ले आऊंगा, बेफिक्र रहें। लॉन्ड्री मैन ने गांव के तमाम घरों के दरवाजे खटखटाए। उसने तकरीबन 15 घरों से बहुत से गंदे कपड़े उठाए और फिर वो तमाम कपड़े उस बेचारे गधे के ऊपर लाद दिए गए। ये तो बहुत भारी है। उस दिन लॉन्ड्री मैन गधे के साथ साथ चल रहा था ताकि उस पे ज्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन गधा बहुत थक चुका था और उसकी टांगों से जान निकल रही थी। वो सड़क के बीचों बीच गिर गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? तुम वाकई में बहुत थके हुए नजर आ रहे हो। चलो तुम यहाँ थोड़ा आराम कर लो। लॉन्ड्री मैन आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गया। सुनो, कहना क्या चाहते हो? मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझ पर बोझ कुछ ज्यादा ही है। क्या तुम मेरी मदद करोगे थोड़ी बहुत? माफ करना डोंकी, लेकिन कपड़े उठाने का काम मेरा नहीं है। कुछ देर के बाद लॉन्ड्री मैन उठा और वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे, लेकिन अचानक गधा दोबारा जमीन पर गिर गया। अरे मेरे प्यारे दोस्त, माफ करना, आज मैंने तुम पर काफी बोझ डाल दिया है। चलो थोड़ा पानी पी लो। लॉन्ड्री मैन ने वो तमाम गंदे कपड़े गधे की पीठ से उतारकर घोड़े की पीठ पर रख दिए। बिलाकर गधे ने बेहतर महसूस किया, लेकिन इस दफा घोड़े के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ था। मुझे शायद शुरू से ही घोड़े पर कुछ कपड़े रख देने चाहिए थे। इससे गधे को इतनी थकन महसूस नहीं होती। क्योंकि घोड़े ने गधे की मदद नहीं की थी, इसीलिए उसको गधे की पीठ पर रखे तमाम गंदे कपड़ों को अपनी पीठ पर लेकर जाना पड़ा। जब वो गोदाम में पहुंचा तो उससे कुछ खाया भी नहीं जा सका क्योंकि वो बहुत थक गया था। मुझे अफसोस है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बहुत ज्यादा खुदगर्जी की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, मदद करना और बांटना बहुत जरूरी है। ये बात कभी मत भूलना मेरे दोस्त। उस दिन के बाद से
जब भी लॉन्ड्री मैन के पास ज्यादा कपड़े धुलने के लिए आते तो उसने इस बात का ख्याल रखा कि अपने गधे और घोड़े के दरमियान बोझ बराबर रखा जाए। इस तरह वो थकेंगे भी नहीं और साथ ही इंजॉय करते हुए जाएंगे।